ये झारखंड के लोगों के डीएनए में है। आज 7 महीने बाद क्या हालत है झारखंड के पॉलिटिक्स की? तो झारखंड के नब्ज को पहचानना बहुत कठिन काम है। 32 के खतियान को लेकर वो एक ऐसा इशू है जो दोनों को एक करता है, ट्राइबल्स को और मूलवासी को। तो अगला फोकस हो रहेगा सरना कोड, एक बड़ा इशू है। दूसरा है पेशा कानून है, बड़ा इशू है। तीसरा कुर्मी को आदिवासी की सूची में शामिल करने की मांग एक होती रही है। तीसरा इशू, ये तीनों बहुत बड़े विषय, बहुत सेंसिटिव इशू है। चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? हाँ। बड़ा समय लगा लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने में, तय नहीं हो पा रहा था कि सदन में विपक्ष का नेता कौन होगा। कि लीडरशिप को लेकर झारखंड में बड़ा अजीब रहा। और यहाँ पर कई बड़े नेता हैं झारखंड में, भाजपा के पास रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी पहले मुख्यमंत्री, बहुत पावरफुल है ना, है। अर्जुन मुंडा ये कई बार के मुख्यमंत्री खुद रहे हैं। वो बड़े नेता ट्राइबल्स के हैं। ये दो प्रमुख हो गए। तीसरा जो आपके पास हो गए हैं वो नॉन ट्राइबल से आए हैं, वो आ गए रघुवर दास जो सीएम भी रहे हैं। बीजेपी को भी चाहिए आज की तारीख में कि ऐसा नेता चाहिए जो जमीन पर उतर कर और जेएम का सामना कर सके। राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर उनको आना नहीं पड़ा। आपको हम बता रहे हैं, वो है राज्यपाल के पद का पद बड़ा गंभीर पद और बहुत बंधा हुआ होता है। वो उनको मन वहां पर लगने वाला था नहीं। ये जमीन पर उतर कर लड़ने वाले व्यक्ति रहे, लड़क उस करेंगे, इस उसको करके करना, अपनी बात को बोल्ड करना, क्या होगा देखा जाएगा। कहाँ है सुदेश महतो जी, क्या कर रहे हैं, आगे की राजनीति क्या है और जयराम की पॉलिटिक्स क्या करती है? युवा काफी कनेक्ट करते हैं। देखिए, और भाजपा के साथ रहे तो भाजपा ने अब अपने से खोजना बंद कर दिया महतो नेता को। अपने पार्टी में देखें कि दिक्कत हो रही है, उन्होंने ये जिम्मा एक तरीके से दे दिया सुदेश महतो को दे दिया। दूसरी भाषाओं को, जो बिहार की भाषा थी, उनको आप जिले के सूची में शामिल किए तो लगा, बेरोजगारों को लगा, जो यूथ है, कि ये तो हमारा हक ले लगा। वहां शुरू हुआ और वहां से जयराम महतो का उदय हुआ। झारखंड में कांग्रेस पार्टी को अगर उसके इतिहास भूगोल के साथ वर्तमान स्थिति को देखें तो एक बार जरा मुझे साफ साफ बताएं कि ये पार्टी किस तरह से इतना ज्यादा विधायक जीत पाती है। लेकिन कांग्रेस के एजेंडा में एक रहता है कि नॉन ट्राइबल्स वोटर्स, नॉन ट्राइबल्स, खास तौर पे अपर कास्ट के वोटर जो नाराज होते हैं भाजपा से, वो कहां जाएंगे? है तो ऑप्शन होता है। तो कांग्रेस की नीति में हमेशा रहती है कि उसको हम नहीं छोड़ेंगे। वो कभी, भले आज भाजपा के साथ रहे, अपर कास्ट ऐसा कुछ रहा है, तो कांग्रेस की नजर वहां भी रहती है। तो कांग्रेस ने इस बार तो रिजर्व सीटों पर भी उसको सीटें मिली है। कांग्रेस ने पिछले 2 चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अकेले नहीं। एक राजनैतिक महासमर हमने देखा था आज से 7 महीने पहले, यानी कि बीते साल नवंबर के महीने में, जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। कई बड़े बड़े नेता यहां पर आए थे और दूसरी तरफ से जेएमएम यानी हेमंत सोरेन की पार्टी ने अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य लगा दी थी। कई विषय उठे, बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनका विषय उठा, मूलवासी और बाहरी का मुद्दा उठा। कई विषयों पर बहुत जद्दोजहद के बाद 23 नवंबर को जब रिजल्ट आया था, तब यह जनता ने फैसला सुनाया था कि हेमंत सोरेन होंगे इस राज्य के मुखिया, और उसके आगे की पॉलिटिक्स क्या होगी उसके बारे में बात यह हुई थी कि जो पार्टी ने दावे किए हैं, जो हेमंत सोरेन ने दावे किए हैं, वो उन पर आगे बढ़ेंगे। क्या वो उस पर आगे बढ़ रहे हैं? आज 7 महीने बाद क्या हालत है झारखंड के पॉलिटिक्स की? क्या भारतीय जनता पार्टी आगे के बारे में सोच पा रही है? क्या महतो ने जो एक बड़ा डिसरप्शन पैदा किया, महतो वोटों ने, जो आप लोगों ने महतो के जो वोट हैं उन्होंने, सुदेश महतो जिनकी सीटें बेहद कम हो गई, न के बराबर 1 रह गई झारखंड में, और जो जयराम महतो बहुत तेजी से उभरे, अब वो किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? आगे की राजनीति क्या है? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और झारखंड के विशेषज्ञ अनुज कुमार सिन्हा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक गंभीर और बड़ा विषय लेकर के आया हूं कि अभी झारखंड में हो क्या रहा है और आगे की दिशा क्या है। शुरुआत वहां से कि हेमंत सोरेन ने झारखंड के लिए जो सपने दिखाए थे यहाँ के लोगों को, जिस पर भरोसा करके झारखंड की जनता ने उन्हें चुना है, क्या वो उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, अभी चुनाव हुआ ही 7-8 महीने का समय गुजरा हुआ है, तो इसे, और ये 5 साल की सरकार है, फुल मेजोरिटी की सरकार है, तो सारा काम अभी होने वाला नहीं है।
ठीक। अभी जिस दिशा में जा रहे हैं, ये मान के चलिए कि चुनाव में जो वादा किया गया था उसको कैसे आप सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज को आपको समझाना है, और वो पूरा फोकस रहा है जो मैया योजना, सम्मान योजना। मैया ये सम्मान। सबसे इंपॉर्टेंट था जिसने इस सरकार को वापस लाया। तो हेमंत सोरेन की सरकार की प्रायोरिटी सबसे पहले रही है कि जो पैसा देने का, 2,500 रुपया देने का जो वादा किया गया था उसको पूरा करे, और पूरी ताकत उसमें लगी। तो एक इशू ये हुआ कि जो आपने चुनाव में वादा किया है इसका। दूसरा होता है रोजगार का है, तो रोजगार का ये है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, कोई एक दिन का नहीं होता है, ये चलते रहता है। तीसरा होता है डेवलपमेंट का है, वो भी आपको कोई एक दिन का नहीं है। तो ये सरकार पहले जो बड़े इशूज है जिसके बल पे सरकार लौटी है, दो चीजों के कारण सरकार लौटी थी। एक जो पहला इशू था वो था मैया सम्मान, 2,500 रुपए का, ये इतना बड़ा तुरुप का पत्ता साबित हुआ। तो चुनौतियां भी आई कि पैसे फंड कहां से आएंगे। तो सारी ताकत अब जो लगी हुई है वो लगी हुई है रेवेन्यू कनेक्शन, पैसा कैसे आ जाए, रॉयल्टी कैसे रहे, सरकार को कैसे केंद्र का सपोर्ट मिले, स्टेट गवर्नमेंट को मिले, इसकी ओर है। और दूसरा जो था वो बिजली बिल, 200 यूनिट तक का बिजली बिल माफ, ये भी बहुत ही बड़ा निर्णय था है। तो इन दो चीजों पर सरकार इस पर आगे बढ़ रही है, और बाकी जो होता है रोजगार का वो अपना प्रोसेस वो चल रहा है। तो सरकार की ओर से आप इसको मानेंगे है। तीसरा जो रहा है वो रहा है डेवलपमेंट का, जिसमें खास तौर पर है रांची के आसपास का, रांची टाउन में जो स्थिति बनी हुई है, कैसे आप इसको स्मूथली कर सकते हैं, जिसमें कि ट्रैफिक मैन है, तो फ्लाईओवर जब बन रहा है तो इससे ये सब चीजें यहाँ हो रही है। जमशेदपुर में कोई प्लानिंग के बारे में अच्छा होता है, जो बड़े बड़े शहर हैं वहां हो रहा है। तो ये सब काम अब सरकार चला रही है, लेकिन रफ्तार अभी पकड़ना बाकी है, क्योंकि फंड एक बड़ा संकट होता है, बड़ा फंड होता है। तो एक सीधी लाइन में मैं कहूँ कि हेमंत सोरेन की फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है? देखिए, हाँ, इनका फ्यूचर पॉलिटिक्स बहुत क्लियर है कि अपने वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग करते हुए लंबे समय तक शासन करना एक है, और वो वोट बैंक हिले नहीं, वो वोट बैंक बना हुआ है जीवन का। वो वोट बैंक है, कौन वोट बैंक है? हाँ, वो वोट बैंक है इनका, है ट्राइबल्स जो उनके साथ है, मुस्लिम्स, मिशनरीज जो अल्पसंख्यक है, ये इनके साथ हैं। अब एक और वर्ग होता है, वो होता है मूलवासी का, जो भटकते रहते हैं उसमें से है। तो अब जो हेमंत सोरेन की जो अलग ही जो रणनीति होगी है वो है जो ट्राइबल्स के अलावा जो मूलवासी है, जो झारखंडी हैं, और वो होगा कि 32 के खतियान को लेकर वो एक ऐसा इशू है जो दोनों को एक करता है, ट्राइबल्स को और मूलवासी को। क्योंकि वो इशू बनते हैं कि जो खतियानी है, जो उसको इसका लाभ मिले, 1932 के खतियान में जिनका जिक्र है उनको ही रोजगार से लेकर बाकी सुविधाएं मिले, ऑपरेटिंग हो गए। तो अगला फोकस हो रहेगा। ये काम थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि बटा हुआ है। झारखंड में जो पॉलिटिक्स है, अगर थोड़ा सा आप डीपली देखेंगे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मूलवासी हैं, जिनको आप सदान भी कहते हैं, यहाँ पे होते हैं, वो किसी एक पार्टी में अभी नहीं रहते हैं, क्योंकि भाजपा के साथ है तो उनको लगा कि वहां भी दिक्कत हो रही है। फिर जेएम के साथ भी रहे हैं, वहां भी है। तो ये इसी चीज से उबरना है और ये अगले चुनाव में ये भी बहुत पावरफुल साबित होने वाला है जो वोट बैंक है। तो इनकी रणनीति रह गई है कि डेवलपमेंट करना अपना है, अपना जो क्लास है उसको बांध के रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि झारखंड को अपने पैर पर खड़ा करना। और वो इशू ऐसे नहीं होने वाला है। झारखंड की आय का साधन क्या है? यहाँ पर मेन खनिज है, एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर का तो खेती का तो लिमिटेशन है यहाँ पर झारखंड में, अब बहुत कहां तक करेंगे, लेकिन उस पर काम हो रहा है, एक है। दूसरा होता है कि केंद्र का और ये जो स्टेट का जो संबंध होता है उसको लेकर होता है। ये बड़ा पॉइंट है कि अगर आपको केंद्र से सहयोग मिलता है, झारखंड ने गवर्नमेंट ने अपना दावा किया है कि केंद्र के पास से 31 के ऊपर में 1,20,000 करोड़ के आसपास के ऊपर में है, उतनी की मांग होती है। तो ये पैसा बकाया है केंद्र के पास, ये चलेगा, लंबा चलेगा। तो सबसे बड़ी चुनौती की पैसा आता रहे। पैसा जब आएगा झारखंड के पास से है, तभी आप मैया समान हो या डेवलपमेंट का वर्क हो, उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी काम हो सकता है, तभी बिल्डिंग बन सकती है, तभी कुछ काम हो सकता है। तो पैसा जब वो सपोर्ट नहीं मिलता है, तो दूसरा होता है कि आपके पास मिनरल्स है, और झारखंड के खनिज
लेकिन आप जो रॉयल्टी अगर कम मिलता है तो पैसा कहां से आएगा, इनकम का होगा। इसलिए इस गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रांगली रखा कि हमको पैसा कहां से लाना है, तो रॉयल्टी हम ज्यादा लेंगे हैं, कोयला का जो मार्केट प्राइस है उस पर हम लेंगे हैं। और उसी का नतीजा है स्टेट गवर्नमेंट का, हेमंत सोरेन सरकार ने जो निर्णय किया और लागू किया, उसका असर यह है कि अब सरकार के पास फंड का अभाव अभी तो तत्काल नहीं दिखता है, सरप्लस में इधर 2 महीने में आया है। तो ये बड़ी बात है कि पैसा कैसे आए, तो ये चुनौतियां हैं इनके पास। ये चुनौतियां हैं इनके पास। आम लोग जब वोट दे रहे होते हैं किसी पार्टी को, तो उनके मन में भावना होती है कि ये सरकार आएगी तो कुछ इस तरह का काम करेगी। थोड़ा सा आपने जिक्र किया कि वोट बैंक 1932 के खतियान का भी थोड़ा सा हमने जिक्र किया। क्या झारखंड में सरना कोड भी कोई विषय है जो आम लोगों के जहन में है और वो चाहता है कि इस पर किसी किस्म का फैसला हो? देखिए, झारखंड में कई और इशूज हैं, जैसे सरना कोड एक बड़ा इशू है, ठीक है, एक बड़ा इशू है। दूसरा है पेशा कानून है, बड़ा इशू है, पेशा है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से इसको यूज करते हैं, ये सब्जी बना हुआ है, किसको कहां तक जाना है। तीसरा, कुर्मी को आदिवासी की सूची में शामिल करने की मांग एक होती रही है। वो तीसरा इशू, ये तीनों बहुत बड़े विषय, बहुत सेंसिटिव इशू है, ये काम आसान काम नहीं हो सकता है। पेशा कानून को लेकर बीजेपी झारखंड में जो अभी विपक्ष में है वो एग्रेसिव है, उसको पता होता है कि इसका फायदा क्या मिलने वाला है, उनको पता है। सरकार कहां तक जा सकती है, आगे है, कहां तक अधिकार देना है, क्या देना है, वो चलते रहता है। तो सरकार के अंदर में हो या विपक्ष के अंदर में हो, इन सब चीजों पर इस पर बारी बारी से अनुज भैया आते हैं। हाँ, जब हम बीजेपी की बात करेंगे तो एक बार पेशा को वापस से लेंगे, और जब हम कुर्मी समाज की बात करेंगे और उसमें जो सबसे अहम जाति उसको देखती है महतो समाज, तो उस पर भी बात करेंगे। एक बार मैं जानना चाहता हूं कि सरना कोड को लेकर के झारखंड और सरकार का रुख क्या है? कि पहले से भी हर दल जब सत्ता में रहते हैं तो ये वादा करते हैं कि हम लोग प्रयास करेंगे सरना कोड, मतलब वो जो ट्राइबल्स होते हैं, अगर आप देखेंगे हैं उनमें है तो एक बड़ा वर्ग है जो मानता है कि हमारा अपना धर्म होना चाहिए, हमारा धर्म सरना धर्म है, हमको हमारे लिए जब सेंसस होता है तो अलग कॉलम होना चाहिए, है ना। तो वो डिवीजन की मांग होती रहती है, तो सरना कोड यहाँ पर क्या होता है। लेकिन सरना कोड ये तय नहीं कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट, ये इशू होता है, ये सेंटर का इशू होता है, केंद्र का इशू होता है। और केंद्र का कहना होता है कि हमको बाकी राज्यों के भी ट्राइबल्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ पे सरना की होती है तो बाकी राज्यों में अलग अलग है, तो झारखंड अपनी मांग करता है, हर स्टेट के ट्राइबल्स अपनी मांग करते हैं। झारखंड की बड़ी मांग रही है कि हमारे लिए, इसलिए एक आध चुनाव में तो ऐसा हुआ था कि लोगों ने सेंसस का बैकवर्ड भी किया था, ट्राइबल्स ने एक तरीके से बड़ा वर्ग ने किया था, कोई कहीं और लिख रहे थे कि नहीं ये कॉलम में नहीं है, तो ये सरना कोड का इशू होता है। दूसरा आपने पूछा था पेशा कानून के बारे में, पेशा पर शिफ्ट होते हैं जी। हमने समझा कि जो सरना धर्म या सरना कोड को लेकर के झारखंड में बार बार बात होती है, निसंदेह हुआ यहाँ का एक बहुत बड़ा इशू है, और जिस पर कंटिन्यूअस चर्चा हम लोग सुनते हैं। कई बार हम लोग सड़क पर लोगों का उतरना भी देखते हैं, कई बार उससे संबंधित अगर किसी जगह पर कोई चीज ऐसी होती है जो उनको ठीक नहीं लगती है तो हम उनका विरोध प्रदर्शन भी देखते हैं। हाल ही में जब रांची में एक रैंप ओवरब्रिज का बनने वाला था और वो उसी जगह पे गिर रहा था जहाँ पे सरना से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, तो काफी बड़ा पूरा झारखंड बंद का हमने वो कार्यक्रम हुआ था जो उस समाज ने किया था। शिफ्ट होते हैं एक बार भारतीय जनता पार्टी के झारखंड की पॉलिटिक्स पे। जब नींव रखी इस बार चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने, तो कई बड़े नेता जिसमें हेमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल हैं, वो यहाँ डेरा जमाए। शिवराज सिंह ने यहाँ डेरा जमाया, और भारतीय जनता पार्टी का कोई स्पष्ट नेता सामने ला करके राजनीति नहीं की गई, जिम्मेदारी सबको सौंपी गई। लेकिन चुनाव के ठीक बाद एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास यहाँ से जा चुके थे राजनीति से, राज्यपाल का पद माना जाता है कि ये वो पद, उनकी राजनीति पूरी हुई, उनको राज्यपाल का पद छोड़ करके वापस झारखंड आना पड़ता है, और कई सुगबुगाहट होती है। और आज तक 7 महीने बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट कोई अध्यक्ष नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सदन में बाबूलाल मरांडी जी हैं, लेकिन बाहर रघुवर दास अधिक एक्टिव दिखाई देते हैं। एक्चुअली क्या मामला है जानते हैं अनुज सर से। अनुज भैया, भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में राजनीति क्या है? इलेक्शन के पहले जिस तरीके से माहौल बना था, उससे लगा था कि एक सीन बदला है और भाजपा सत्ता में लौट सकती है, ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी।
जिसको भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं सकी। जो इशू जो लाए वो इशू झारखंड में चला ही नहीं। चाहे प्रधानमंत्री का यहाँ पर बहुत दौरा हुआ, गृह मंत्री का दौरा हुआ, बीजेपी है वो तो आते ही, हर चुनाव में हर दल के लोग आते हैं। और यहाँ पर शिवराज जी को मिला, हेमंता जी को मिला, ये सब बड़े काम यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन ये लोग बाहर से अगर आप बड़े नेता आते हैं तो झारखंड के नब्ज को पहचानना बहुत कठिन काम है। वाकई अंदर में आज की रियलिटी तो ये रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग और देवघर ही शहर नहीं, झारखंड गांव में बसता है। वहां के लोग क्या सोचते हैं? तो सबसे बड़ी जो परेशानी होती है बीजेपी को होती है कि वो जो आप ट्राइबल सीट है, जो रिजर्व सीट है, वहां पर पकड़ बहुत नहीं रही। वोट मिला, देश में आप जितने चुनाव हुए तो वहां पर देखेंगे, लोकसभा चुनाव हो उसमें हुआ या असेंबली में हुआ, वहां पे ट्राइबल्स के इश्यूज को बीजेपी ने अपने पक्ष में कर लिया, ट्राइबल्स वहां साथ दिया। झारखंड बिल्कुल अलग रहा और उसके पीछे बड़ा कारण एक तो कारण रहा कि हेमंत सोरेन ने प्रयास चंपाई सोरेन के बहाने तो किया था, क्या वो अलग है। लेकिन आप देखिए कि जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था उसके बाद से आदिवासी समुदाय ने एक अलग रूप ले लिया धीरे धीरे। दूसरा कि यहाँ पर कई लोग थे, तो आज जब आप दावा करते हैं और बांग्लादेशी का मुद्दा बनाने का प्रयास किया करके है, तो वो इशू इधर बांग्लादेशी का इशू है ही नहीं, इधर वो संथाल का इशू था। वहां पर भी वो माहौल बहुत बन नहीं पाता है, आसान काम नहीं है। अपनी बात को बीजेपी के लीडर नीचे तक पहुंचाने में सफल नहीं हो सके। भाषा एक बहुत बड़ी समस्या होती है बीजेपी के पास है। और लगे हाथ इसी बहाने जरा भाषाओं का जिक्र कर दीजिए, किस क्षेत्र में कौन सी भाषा? अच्छा, झारखंड ना कोल्हान, छोटा नागपुर, संथाल इस तरह से देखा जाता है उसको। हम बाहर के लोग जो होते हैं, दूर के लोग जो होते हैं, वो देखते हैं कि जमशेदपुर है, कोई देवघर है, कोई बाबा धाम है, वो देखेगा कि रांची सिटी है, वो देखेगा कि धनबाद नाम की सिटी है, मुंबई से और दिल्ली से, चेन्नई से ऐसे ही नजर आता है। लेकिन जब झारखंड में आइए तो ये सिटीज नहीं दिखाई देती। झारखंड में आने पर दिखता है कि कोई कोल्हान है, समझ नहीं आता कि कहाँ है। झारखंड में देखने पे नजर आता है कि छोटा नागपुर का पूरा एक इलाका बसा हुआ है। झारखंड में आने पे पता चलता है कि संथाल बड़ा पॉपुलर है। तो इनको जरा स्पष्ट कर दीजिए भाषाओं के साथ। देखिए, जब आप भाषा और जो ट्राइबल्स अलग अलग हैं, ट्राइबल्स तो कोई एक है नहीं, संथाल, मुंडा, हो, बिरहोल, मालपाड़िया है ना, तो सब बने हुए हैं, अलग अलग बटे हुए हैं। तो दो एरिया बहुत ही पावरफुल झारखंड में है इस दृष्टिकोण से जो ट्राइबल सीट के लिए होता है। वो एक है संथाल परगना, जहां से आपके विधायक खुद सीएम अपने हैं करके हैं। बाबूलाल जी का भी कार्य क्षेत्र वो पहले का भी वहां पर रहा था, जहां से एमपी थे, दुमका से था है। और दूसरा क्या, कोल्हान। ये दो एरिया इसको देखेंगे अतीत से, ये दो वो एरिया है जहां के ट्राइबल्स कभी झुकते नहीं है, कभी नहीं। अंग्रेजों के जमाने में सबसे बड़ा रिवॉल्ट अगर कुछ होता है तो यही दो एरिया में हुआ ना है। बाबा तिलका मांझी का जो संघर्ष हुआ था 1793 वाली घटना जो है, वहां से लेकर है संथाल विद्रोह, हुल जो हुआ 1855-56 में जो चला, सिद्धू कानू चांद भैरव है, वो संथाल परगना में हुआ। उसकी पकड़ बंगाल तक थी। तो वहां के लोगों ने कितना संघर्ष किया, वो संघर्ष आज तक दिखता है। कोल्हान में आप देखेंगे, कोल्हान का पूरा बेल्ट, सिंहभूम का बेल्ट हुआ है, पूरा बेल्ट है, वो कमजोर नहीं है। वहां पर भूमिज विद्रोह, मुंडा विद्रोह, सबका जो बेल्ट हुआ है वो बड़ी हो रहा है। तो ये जंगल मूवमेंट हुआ झारखंड आंदोलन में, वो पूरा 1978 में हुआ, वो हुआ कोल्हान में है। तो इन जगहों पे जहां के लोगों ने, जहां के आदिवासियों ने बहुत संघर्ष किया है, उनको पता है। तो आप उनके इश्यूज अलग हैं उनके, तो उनका एक दल बन जाता है। ये सब लोग ज्यादा करीब रहे हैं, जेएमएम के करीब रहे हैं, क्योंकि एक तो उनको लगता है कि ये आदिवासियों की पार्टी है, तो इन कारणों से है। तो झारखंड बटा हुआ है, लेकिन बीच का जो एरिया हुआ है वहां पे भाषा नहीं पकड़ पाई भारतीय जनता पार्टी। कौन सी भाषा? मुंडारी, खोरठा नहीं, आप देखिए पकड़ के है, खास तौर पर संथाली जो होता है, संथाली मुंडारी सब चीज होता है, जो बीजेपी के बड़े जो लोग प्रचार करने जाते हैं, बड़े नेता हैं। तो आप जाकर जहां पे संथाल परगना के अंदर में ऐसे ऐसे एरियाज हैं जहां पे आज भी अधिकांश लोग अंदर के एरिया में हिंदी नहीं जानते हैं। तो वहां पर आप क्या बोल रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो लोकल नेता आप जब कन्वर्ट करवाते हैं उसको है, वो इंपैक्ट नहीं आता है डब किया हुआ, समझा रहे हैं। तो संथाल में संथाली आपको चलेगा। आज भी खूंटे के अंदर के गांव में कई एरिया जो मुंडारी है, जहां पे लोग सहज नहीं है बाकी इसमें हिंदी में, वहां मुंडारी है। आप चले जाएंगे कोल्हान में, वहां हो भाषा है, हो है ना।
कुड़ुक इधर है, तो आपको समझना पड़ेगा। बाकी जो बेल्ट हो गया है उसमें कुलमाली है, खोरठा है उसमें तो लोग मिल जाएंगे आपको, बीजेपी में लोग नगपुरिया है, लेकिन जो आदिवासियों की जो बोली है, भाषा है, वहां पे बहुत दिक्कत होती है। तो ये बड़ा कारण रहा। अब आपने पूछा, अब लौट आते हैं रघुवर दास के लौटने पर। आपने कहा चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। हाँ। बड़ा समय लगा लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने में, तय नहीं हो पा रहा था कि सदन में विपक्ष का नेता कौन होगा। देखिए, पूरे तौर पर इलेक्शन के पहले भी है कि वो एक माहौल बनाने का प्रयास हुआ कि हर दल करता है और नब्ज को आप भाजपा पकड़ नहीं पाई, ठीक है, वो रहा। दूसरा ना कि लीडरशिप को लेकर झारखंड में बड़ा अजीब रहा। और यहाँ पर कई बड़े नेता हैं झारखंड में, भाजपा के पास रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी पहले मुख्यमंत्री, बहुत पावरफुल है ना, है। अर्जुन मुंडा ये कई बार के मुख्यमंत्री खुद रहे हैं, वो बड़े नेता ट्रैवल्स के हैं। ये दो प्रमुख हो गए। तीसरा जो आपके पास हो गए हैं वो नॉन ट्रैवल से आए हैं, वो आ गए रघुवर दास जो सीएम भी रहे हैं। तो एक आपने सवाल किया था, बताया था राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर उनको आना पड़ा। आना नहीं पड़ा, आपको हम बता रहे हैं। बहुत है रघुवर दास जी जो है वो राज्यपाल के पद बड़ा गंभीर पद और बहुत बंधा हुआ होता है। वो उनको मन वहां पर लगने वाला था नहीं, पहले भी हमने जिक्र किया था। ये जमीन पर उतरकर लड़ने वाले व्यक्ति रहे, लड़ाकू, करेंगे उसको करके करना, अपनी बात को बोल्ड करना, क्या होगा देखा जाएगा, है ना। तो ये वो नेचर वाले थे, तो उनको आप वहां राज्यपाल बना कर रखिएगा तो मन नहीं लगेगा। जब तक रहे तो रहे, बाकी उठ कर रहे। बीजेपी को भी चाहिए आज की तारीख में कि ऐसा नेता चाहिए जो जमीन पर उतरकर और जेएम का सामना कर सके। जेएम में एक बड़े जनाधार वाली पार्टी अब बन चुका है जेएम, ठीक है ना। तो उससे आपको काउंटर करना है तो जाके जमीन पर उतर करना पड़ेगा। है वो रूम वाले में खाली बयान जारी करने वाला नहीं। तो रघुवर दास के पास वो पार्टी भी देखी और रघुवर दास अपने भी हैं वो उतरे। और खासतौर पर भी आप देखें हुल दिवस पर जो कार्यक्रम चला, तो भाजपा अब जानती है कि अगर सत्ता में लौटना है भारतीय जनता पार्टी को, कभी भी लौटना है, तो आपको जो 28 सीट अभी तक जो रिजर्व सीट है ट्रैवल्स के लिए है, वहां पर कब्जा करना पड़ेगा। लगे यहाँ थे, बता दीजिए किस बार 28 में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी तक पहुंची थी। एक सीट सिर्फ चंपई सोरेन, जो हमको पड़ता है चंपई सोरेन है। तो चंपई सोरेन को लाने के बाद भी कहां फायदा मिला, क्योंकि नहीं ना है, वो है नहीं वहां बैठे हुए। शिबू सोरेन जेएमएम का रहा, बहुत कुछ कारण होता है, एक नहीं होता है। तो जब तक आप नहीं लाएंगे 81 में, अगर 28 सीट अगर आपके पास जीरो आ जाता है, एक आता है, तो आपको बचा कहां। तो बीजेपी की नजर अब वहां पर है। तो अब क्या होगा, तो तभी होगा है कि जब रघुवर दास की सरकार भी गई थी इसी मुद्दे को लेकर, ट्रैवल्स की जमीन को लेकर गई थी, एक तरीके से कहेंगे माहौल बन गया था, वो आप देखिएगा। तो अब भाजपा उतर भी रही है उसी मुद्दे पर है कि ट्रैवल्स के हितैषी भाजपा है। देखो ये सरकार वादा की ये नहीं कर रही है, और जो अपना काम होता है। तो भाजपा की नजर उसमें है। अब रहा सवाल कि अध्यक्ष कौन, सारा खेला है। तो भारतीय जनता पार्टी का झारखंड अपोजिशन में अगर बाबूलाल मरांडी इधर बन गए हैं, तो दोनों पद ट्रैवल्स को तो मिलेगा नहीं, आपको तो दोनों देखना है ना, है। और अब वो राजनीति चली गई फॉरवर्ड क्लास की राजनीति झारखंड में। बहुत ज्यादा वो बड़े रहेंगे वोट में, क्योंकि संख्या पर होता है ना, वोट कौन देते हैं। अब कास्टों में कितने कास्ट हैं, है ना, संख्या बहुत कम है, ओबीसी क्लास है, बड़ा वर्ग है। तो झारखंड में अब है कि एक तरफ ट्राइबल पॉलिटिक्स, दूसरा हो जाएगा महतो ओबीसी पॉलिटिक्स। तो बीजेपी की नजर हमेशा रहेगी है। इसीलिए इस बार ज्यादा उम्मीद है कि बीजेपी नॉन ट्राइबल मूलवासी है ना, मूलवासी वो अध्यक्ष चुनेंगे। और उसमें कई नाम आ रहे हैं, इसमें से बड़ा नाम आता है रघुवर दास जी का जी। तो ऐसे समाज से आते हैं, क्योंकि इनके पास अपना अब बहुत बड़ा कोई कुर्मी नेता, महतो का नेता बड़ा पावरफुल थे, कोई नेता है नहीं बहुत बड़े नेता में जो पूरे जिसका जनाधार पूरे झारखंड में हो, उन्हें रामटहल जी बहुत पावरफुल व्यक्ति हुआ करते थे पहले, है ना, करके थे। वो पार्टी से दूरी बन गई उनकी है। तो और भी है विद्युत महतो, ये सब सारे लोग सब कुछ करके हैं। तो वो एक बड़ा हो गया है। तो ओबीसी पॉलिटिक्स में आता है, रघुवर जी का नाम आता है, मनीष जायसवाल प्रयास कर रहे हैं, आदित्य साहू जी होते हैं, ये सब लोग होते हैं। तो मेरे हिसाब से नॉन ट्राइबल की तरफ बीजेपी का दिखाई देता है, देखें बनेंगे हैं। या फिर महतो तो हमें नहीं लगता है कि कोई
महतो के पास है। एक बड़ा इशू है कि महतो भी भाजपा से कई बार नाराज हुए हैं, है ना, करके। और महतो कोटा भी वो लोग दरअसल में कंफ्यूजन में है सारे लोग कि करे तो क्या करे, महतो है। इसलिए आते हैं कुर्मी पॉलिटिक्स पे शिफ्ट होते हैं। एक सवाल जो हमने वहां छोड़ा हुआ था कि पेशा कानून, भारतीय जनता पार्टी का झुकाव दिखाई देता है उसकी तरफ। हाँ। झारखंड के लिए इस कानून का महत्व क्या है और भारतीय जनता पार्टी कौन सा लाभ ढूंढ रही है इस कानून में? देखिए, पेशा कानून 96 में पारित हुआ था, है, यहाँ भी नियमावली बनी, सब कुछ करके है। तो सरकार उसके बाद आप देखिए राज्य बना। तो अगर सही मायने में लागू करना होता तो सरकार किसकी नहीं बनी झारखंड में? पहले बाबूलाल जी बने, अर्जुन मुंडा जी बने, गुरु जी बने, मधु कोड़ा जी बने, हेमंत सोरेन जी बने, सब तो बन चुके हैं, लेकिन पेशा कानून को पूरे तौर पर झारखंड में लागू नहीं किया गया, क्योंकि इतने सारे हैं। देखिए, क्योंकि सरकार कोई भी रहे ना, पूरा अधिकार आप पंचायत को सौंपना है, तो उसको आप लेवल पर आप देना चाहते हैं, तो अधिकार अपने पास रखना चाहते हैं। पेशा कानून ऐसा कानून है जिसको कंप्लीट लागू होने पर बहुत अधिकार मिल जाएगा आदिवासियों को, और किसको? ग्राम सभा को, सारे चीजें को होते हैं। लेकिन एक बड़ा लॉबी होता है जो आपको लागू नहीं होने देगा, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि अभी आप जमीन एक्वायर कर रहे हैं, उसका ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है, लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है, तो धीरे धीरे छूटेगा है। बीजेपी इसी को इशू बना रही है, क्योंकि जब वहां पर जाएंगे हैं तो एक और डिवीजन होगा, है ट्राइबल्स इसमें के वोट में है, वो होगा है मिशनरीज जो धर्म परिवर्तन कर दिए हैं, उसको कितना अधिकार मिल सकता है, वो बाहर हो जाएंगे उससे। तो बीजेपी वहां भी देखती है कि क्या उसको फायदा ना रहती है। बीजेपी चाहती है, सरकार अपने हिसाब से पावर दे रही है सारे चीजों पर। देखिए, जो फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, माइनर प्रोडक्ट्स होते हैं, उस पे गांव का अधिकार होगा, है ना। तो शेड्यूल एरिया में जो होता है ये बहुत अधिकार बढ़ेगा। और सही मायने में अगर आप देखेंगे हैं कि पेशा कानून बहुत जबरदस्त कानून है आदिवासियों के सर्वाइवल के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, ये बहुत उनके जीवन से जुड़ा इशू है, उनको अधिकार मिलता है। लेकिन धीरे धीरे ये जा रहा है, इसलिए बीजेपी चाहती है करें, लेकिन बीजेपी के अंदर भी तो एक बड़ा खेमा है जो नहीं चाहते कि पेशा कानून लागू हो। कि जैसे पेशा कानून आप लागू करते हैं तो जो अदर मूलवासी जो हैं, जो बाकी लोग हैं, वो आपसे दूर भागेंगे, क्योंकि अधिकार मिल जाएगा ट्राइबल्स को, ग्राम सभा को पावर मिलेगा है। वहां पर उनकी जो परंपरा है, पारंपरिक जो व्यवस्था सिस्टम होता है, वो पावरफुल चलेगा वहां पे उनके। तो ये चीजें चल रही है, इसलिए सब अंदर में, हर दल के अंदर में पेशा कानून को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राइट, लौटते हैं, एक बार आते हैं कुर्मी पॉलिटिक्स की। झारखंड में कुर्मी पॉलिटिक्स का भी बड़ा अहम रोल है। भारतीय जनता पार्टी सुदेश महतो के पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी, आजसू पार्टी का नाम है, और इस बार एक डिस्ट्रप्शन लेकर के आए थे, नए नेता हैं उभरते हुए, जयराम महतो। तो एक बार इन जो कुर्मी पॉलिटिक्स है झारखंड में, उस पर आप जोर डाल के बताएं कि महतो समाज जो यहाँ पे झारखंड की आज़ादी की लड़ाई से लेकर के कमोबेश जितने भी यहाँ मूवमेंट दिखाई देते हैं, उसमें उनका कुछ न कुछ भागीदारी विनोद बिहारी महतो के, और पूरा एक उनका इतिहास साथ में चलता है। आज महतो समाज की स्थिति क्या है और झारखंड में पॉलिटिकल उनका जो, अगर माने कि उनका फिलहाल उनकी पोजीशनिंग क्या है झारखंड में? देखिए, कुर्मी समाज जो महतो यहाँ हुए हैं, ये बहुत ही पावरफुल सशक्त समाज है झारखंड का, और इसकी भूमिका रही है 1931 तक ये ट्राइबल्स की सूची में थे। अच्छा है, और इसी कारण से आप देखेंगे कि जमीन पे सीएनटी एक्ट में ट्राइबल्स जो लैंड को बाकी लोगों को नहीं बेच सकते आप हैं वो सीएनटी एक्ट के अंदर में ये भी जमीन आ गई है। महतो की जमीन को भी आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, वो भी बहुत कुछ सिस्टम बना हुआ है। नॉन ट्राइबल हैं उसमें बहुत वहां बना हुआ है कि कर सकता है। तो 31 तक चला है, अपना चला। अब इनकी मांग हो रही है, आदिवासियों की, महतो की मांग हो रही है कि हमको आदिवासियों की सूची में शामिल किया जाए। आदिवासी 26% के आसपास में है। महतो की संख्या भी अच्छी खासी है, जिसका एक वर्ग ट्राइबल्स के लोग भी विरोध कर रहा है, जबकि झारखंड में जो यहां से असेंबली से पारित हो चुका है, करके भेजा गया, सेंटर के पास मामला पड़ा हुआ है, तो ये पॉलिटिक्स चलता रहता है। अब आइए कि ये कौन है। कुर्मी समाज का बहुत बड़ा रोल रहा है, आजादी के पहले तो रहा ही, आजादी के बाद झारखंड राज्य के निर्माण में भी कुर्मी का महतो का जो बहुत बड़ा रोल रहा है। आप उठाकर देखिए कहां से करते हैं, तो जयपाल सिंह बहुत बड़े नाम रहे हैं
झारखंड मूवमेंट के पर जी। परांगों के। जब आदिवासी महासभा बनी थी और आंदोलन चल रहा था, तब जयपाल सिंह को मालूम था कि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, अलग राज्य पाने के लिए बहुत जो नॉन ट्राइबल हैं उनको जोड़ना पड़ेगा, एकत्रित करना पड़ेगा। और उन्होंने क्या किया, विजन देखिए जयपाल सिंह जी का। बहुत मामला सामने नहीं आता, जयपाल सिंह की भूमिका को बहुत स्पष्ट नहीं किया जा रहा आजकल, लेकिन आप देखिए जयपाल सिंह ने क्या किया था कि ट्राइबल्स के साथ साथ उन्होंने बहुत ज्यादा भरोसा किया था महतो पर, बाकी लोगों पर भी, कि आप जुड़िए। उनको पता था कि जब ये दोनों ताकत मिल जाएगी, है जो नॉन ट्राइबल्स मतलब यहाँ के मूलवासी, जिसमें कि अंसारी भी रहेंगे, साव भी हैं, तेली भी हैं, महतो लेड बाय महतो चूंकि बहुत बड़ा है तो महतो का है। इसीलिए उन्होंने 1952 के चुनाव में, पहले विधानसभा चुनाव में जयपाल सिंह ने जिन लोगों को टिकट दिया था उसमें जगन्नाथ महतो कुड़वी वो बने थे, पहले विधायक बने थे। पहले विधायक झारखंड पार्टी जो बनी थी, झारखंड पार्टी से चुनाव लड़के बने थे। उनका था विष्णु चरण महतो जी, बड़े नेता थे, हैं, उनको टिकट दिया गया था करके होता है। तो वहां से शुरू हुई झारखंड में महतो की पॉलिटिक्स, उनको महत्व देना जानते थे। उसके बाद फिर दौर चलता रहा, अपना आना जाना है। लेकिन विनोद बिहारी महतो बहुत बड़े नाम, शिवाजी समाज चलाते थे। तो जब झारखंड मुक्ति मोर्चा बना तो ये तीनों मिलकर बनाए, शिबू सोरेन जी, विनोद बिहारी महतो जी और ए.के. राय जी, ये तीनों बनाए। विनोद बिहारी महतो के आने से कुड़मी समाज का बहुत बड़े पैमाने पे इसमें जुड़ाव हो गया। फिर देखेंगे कि जो गोली कांड हुआ तो उसमें अनेक आदिवासी मारे गए, इसमें कोई शक नहीं कि आदिवासियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है झारखंड आंदोलन में। स्टार्टिंग में है, बाद में जुड़े नॉन ट्राइबल जुड़ते गए करके रहे हैं, अनेक आदिवासी मारे गए, अनेक गोली कांड हुए। कोल्हान में तो ट्राइबल से अधिकांश मारे गए। बाद में जब महत्व हुए तो धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह का पूरा बेल्ट या पुरुलिया का बेल्ट, पूरा इन सब बेल्ट में बहुत से महतो मारे गए। बहुत। विनोद बिहारी महतो के बाद निर्मल महतो को बनाया गया, क्योंकि जानते थे कि जेएम को जोड़ेंगे, दोनों मिलकर करेंगे तो महतो का वहां पर होता है। तो झारखंड के पॉलिटिक्स से महतो का बड़ा होता है। फिर उसके बाद जब उनकी हत्या हो गई निर्मल महतो की, तो शैलेंद्र महतो को बनाया गया। फिर सुधीर महतो को गुरुजी लेकर आए करके होता है। तो अनेक लोग हो गए हैं। उधर शिवा महतो थे महतो में। फिर आपको एक दो नाम नहीं, भरे पड़े हैं नाम जी है इसमें महतो में है। अब फिर चला इशू, तो बहुत केस भी चला, सुप्रीम कोर्ट तक चला, ये सब है। लेकिन राज्य बनने के बाद लगा महतो समुदाय को कि हमारा हिस्सा हमको नहीं मिल रहा है। और जो पंचायत नियमावली बनी उसके बाद वो दूरी बनी। चूंकि जिक्र आपने कर दिया है तो एक छोटा सा यहाँ पे जिक्र करते चले कि 8 अगस्त को निर्मल महतो का शहादत दिवस होता है। हाँ। उन्हीं दिन उन्होंने शहीद हुए थे। वो झारखंड से संबंधित विषयों पर ही काम करते थे। हाँ। एक छोटा सा उनके बारे में 2 लाइन बता दें निर्मल महतो जी। देखिए, निर्मल महतो जमशेदपुर के रहने वाले थे। है, ये 1950 में उनका जन्म हुआ था। बहुत ही तेवर वाले अब लीडर, जननेता, बहुत पॉपुलर। आप देखिए कि गुआ गोलीकांड के बाद शामिल हुए हैं जेएमएम में। अच्छा है, और बहुत कम समय में उन्होंने उनको फिर बोकारो में एक अधिवेशन हुआ था। विनोद बिहारी महतो जब अलग हो गए, उनको पार्टी ने अलग कर दिया है, चूंकि उन्होंने एक अलग संगठन तैयार कर लिया था। तो उनके एवज में झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया था निर्मल महतो को। और निर्मल महतो और शिबू सोरेन दोनों ने मिलकर जेएम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया, बहुत तेजी से है। खासतौर पर 1982 में जब अजय और धनंजय दोनों की हत्या हुई, पुलिस फायरिंग में दोनों मारे गए, उसके बाद पूरे एरिया में बड़ा उफान आया था। तो जेएम काफी हुआ है। तो वो निर्मल महतो अध्यक्ष बने, गुरुजी ने उनको बनाया। उसके बाद 86 में रांची में अधिवेशन हुआ, वहां वो अध्यक्ष बने और अगले साल फिर उनकी हत्या हो गई। लेकिन उनकी हत्या के बाद जो माहौल बना, उन्होंने आजसू के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो माहौल बना उसने झारखंड मूवमेंट को बहुत तेज कर दिया। तो ये वो भूमिका रही। लेकिन खाली उनको ये मानेंगे कि निर्मल महतो सिर्फ महतो के नेता नहीं थे। आप सच कहें तो महतो पॉलिटिक्स को करते भी नहीं थे, उनको बनाया गया है। वो एक अलग तरह के नेता थे कि जो शोषित वर्ग है, जो बहुत परेशान वर्ग है, गरीब है, उसके लड़ाई लड़ेंगे। तो निर्मल महतो उस करके नेता थे, वो होते थे नेता थे। लौटाते हैं महतो पॉलिटिक्स पे। हाँ, आज की महतो पॉलिटिक्स पे लौटाते हैं। कहाँ है सुदेश महतो जी?
क्या कर रहे हैं, आगे की राजनीति क्या है और जयराम की पॉलिटिक्स क्या कहती है? युवा काफी कनेक्ट करते हैं उनसे। देखिए, महतो को पकड़ने के लिए हर दल लगा रहा था। अब देखिए, अब तो कांग्रेस ही पकड़ी, अध्यक्ष के रूप में ये है, और जेएमएम भी अपने साथ महतो को रखा। अब महतो ट्रेडिशनली तो जेएमएम के साथ ही रहे थे, ठीक है। उसके बाद पंचायत इलेक्शन के बाद में एक दूरी बनी, कहीं ना कहीं दूरी बनी है, और महतो के अंदर एक नाराजगी हुई, और फिर वो दिखा भी, वो नाराजगी दिखी भी कि क्या करना है। अगर आप देखेंगे बात के दिनों में है तो रामदास चौधरी बड़े नाम महतो में, विनोद बिहारी महतो का तो 91 में उनका निधन हो गया है। तो रांची का बेल्ट, ये आप उठाकर देखें कि कहां से हुआ है। इधर देखें रांची, और उधर से देखें चकरदरपुर, खरसावां, जमशेदपुर, बहरागोड़ा, चाकुलिया, फिर इधर घुस गए हैं सिल्ली, डुमरी, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़। ये पूरा बेल्ट जो है, ये पूरा महतो बेल्ट है, धनबाद तक। हाँ, धनबाद तक, धनबाद गिर तक पूरा बेल्ट है। और यहाँ के महतो इलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत एक से एक दिग्गज नेता हुए हैं। इनके अंदर में नाराजगी बढ़ी, लेकिन क्या दुर्भाग्य रहा कि ऐसा कोई नेता, जैसे सर्वमान्य नेता हो गए शिबू सोरेन, संथाल परगना से लेकर कोल्हान तक को माना गया, अर्जुन मुंडा भी बड़े नेता बन रहे हैं। तो वैसे महतो में ऐसे नेता बाद में, विनोद बाबू के बाद में नहीं दिखे या कम दिखे, जिनके पूरे राज्य में पकड़ हो, पूरे राज्य को जो प्रभावित करता है। हाँ, ये रहा है। तो इसका एक असर दिखा। तो महतो के अंदर में वो एक रहा कि लीडर कौन बनेगा, अलग अलग एरिया में बनते रहे हैं। बाद में सुदेश महतो तेजी से उभरे जी, और सुदेश महतो को महतो खासतौर पर यूथ ने अपने उनको आगे बढ़ाया। बहुत रहा, अपेक्षाएं भी होती हैं, अपेक्षाएं पूरी भी नहीं हुई, जो भी रहा जिन कारणों से नहीं हुई है। तो सुदेश महतो ने एक तरीके से अपने संगठन को, तो आसू पार्टी, मैं आसू नहीं कह रहा हूं, आसू एक था ऑल झारखंड, ये आसू पार्टी, जिसमें उस आसू के भी अनेक लोग हैं, करके हैं। इन्होंने पार्टी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि यंग हैं, विजन रहा, सब कुछ रहा, और भाजपा के साथ रहे। तो भाजपा ने अब अपने से खोना बंद कर दिया महतो नेता को, अपने पार्टी में। देखें कि दिक्कत हो रही है, उन्होंने ये जिम्मा एक तरीके से दे दिया, सुदेश महतो को दे दिया है, अपने हिसाब से करें। और सुदेश महतो ने प्रयास किया अपने हिसाब से है कि वो महतो को तो कर ही रहे हैं, बाकी जो लोग भी हैं झारखंडी, उनको एक साथ करके रखे। क्योंकि एक बार आपको अगर एक ही का नेता को मान ले कि ये सिर्फ आदिवासी का नेता है, ये सिर्फ महतो का नेता है, भूमिहारों का नेता है, तो उसका दायरा सीमित होता है। तो कोई भी नहीं चाहेगा, लीडर, बड़ा नेता नहीं चाहेगा कि उसको किसी पे एक जाति के आधार पर आप करके, लेकिन अंदर के अंदर चलते रहता है, ठीक है। तो एक वर्ग यूथ के अंदर में, यूथ जो महतो यूथ होता है वो बड़ा आक्रामक रहा है। उसको लगा कि हमको अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, और हमको अब कुछ सोचना पड़ेगा, अच्छा है करके है। और जो बुजुर्ग नेता हो गए कि आपका चलने वाला, आपकी चलती उलती नहीं है, जिनको भी है बगैर नाम लिए हुए, उनको वो महत्व देना यूथ ने बंद किया। वो यूथ है खासतौर पर भाषा के मुद्दे पर है, कुड़माली या फिर खोटा, और उस पूरे जो बोकारो धनबाद के आसपास में, जब आप दूसरी भाषाओं को, जो बिहार की भाषा थी, उनको आप जिले के सूची में शामिल किए, तो लगा बेरोजगारों को लगा, जो यूथ है, कि ये तो हमारा हक ले लगा। वहां शुरू हुआ, और वहां से जयराम महतो का उदय हुआ। जयराम महतो को ये जो उनके लोग हैं कि ये हमारा असली हीरो है, मतलब हमको ये न्याय दिलाएगा। जो शिबू सोरेन के अंदर में छवि देखी थी आदिवासी संथाल युवकों ने कि यही हमारा भला कर सकता है, उस समय 70s में है कि बाकी लोग तो मेहराए हुए नेता है, ये आदमी शिबू सोरेन तो लड़ने वाला है, पीटेगा, तीर चलवाएगा, जो करना है करेंगे, लेकिन हमारी जमीन को मुक्त कराने का काम तो शिबू सोरेन ही करेगा। इसमें वैसा ही एक क्रेज बना, जबरदस्त क्रेज बना जयराम महतो का। जयराम का तरीका भी अलग है काम करने का उनका। जयराम का पढ़े लिखे हैं, बहुत एग्रेसिव, बहुत ज्यादा, हालांकि दायरा लगे कि राजनीति में कहां तक आपको दायरा तय करना पड़ेगा, आपको अपनी भाषा मर्यादा की, वो अलग चीज होता है। लेकिन यूथ ने, महतो ने का जो यूथ लीडर है, वो ने उनको माना कि हमको इसलिए समझना चाहिए। वो कहता है, वो आक्रामकता की अपने एक होता है, उसका होता है वो एक, और वो दौर अभी भी चल रहा है। उसने डैमेज किया सुदेश महतो को, जिसने डैमेज, हाँ, लगा कि ये हैं, लेकिन ये बहुत सोफिस्टिकेटेड नेता हैं, हम लोग वहां तक नहीं है। और सुदेश महतो वास्तव में उनकी भाषा बहुत संयमित होती है, वेल बिहेव बहुत बढ़िया होता है। तो
जो यूथ होता है उसको लगता है कि हमको मतलब तोड़ो फोड़ो करो, फायर ब्रांड, वो आज के यूथ का चाहता है, उसको चाहिए। तो इस कारण से महतो का वोट, ज्यादा युवकों महतो का वोट जो है वो बढ़ता गया है। और आज लोगों को पसंद, आज बटा हुआ है। आज महतो को कोई ये नहीं कर सकता है कि महतो उसकी पकड़ है। यूथ का करीब बना हुआ है, वो भरोसा बना हुआ है, एक वर्ग का भरोसा बना हुआ था जयपाल इस पर, जयराम पर, महतो पर है, उसको लेकर बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर उनकी अपेक्षाएं वहां पूरी नहीं होगी तो वहां से भागेंगे। तो हमेशा चूंकि संख्या में ज्यादा है, पावरफुल है, विजन होते हैं, झुकना भी नहीं है, हर तरीके से है, तो महतो पॉलिटिक्स बहुत ही डिसीजन वाला है। ये समय दौर है अगले इलेक्शन के बीच का है, इस पर कौन क्या कर सकता है। इसलिए सुदेश महतो भी संगठन बना रहे हैं, पावर को बहुत मजबूत कर रहे हैं, कॉलेज तक है। जयराम महतो भी कर रहे हैं, भाजपा भी धीरे धीरे प्रयास कर रही है। तो ये दौर चल रहा है महतो पॉलिटिक्स का। एक झारखंड का हिस्सा है जो साइलेंटली काम करता है, वो पार्टी इस बार बड़ी उभर करके आई, जो वित्त मंत्री हैं वो उसी के पार्टी से हैं। मुझे लगता है मुख्य धारा में आई थिंक उनकी पार्टी का सीएम तो झारखंड में नहीं देखा है, पर वो पार्टी नियमित जो यहाँ पे सरकारें चलती हैं उसके साथ शामिल होती है। अहम पदों पर उसके लोग होते हैं, जो उसके आज हेल्थ मिनिस्टर हैं वो उसी पार्टी के हैं। वो पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। झारखंड में कांग्रेस पार्टी को अगर उसके इतिहास भूगोल के साथ वर्तमान स्थिति को देखें तो एक बार जरा मुझे साफ साफ बताएं कि ये पार्टी किस तरह से इतना ज्यादा विधायक जीत पाती है। कि एक कांग्रेस पार्टी का इस झारखंड को इतिहास को देखेंगे आप, 1952 से देखेंगे हैं, तो उसमें तो भाजपा थी नहीं है। यहाँ पर झारखंड पार्टी का बोलबाला था और कांग्रेस का। कांग्रेस की अच्छी पकड़ थी इधर खूंटी से आप देखेंगे सिमडेगा, इधर से का जो पूरा बेल्ट था वो सब में कांग्रेस के ही हुआ करते थे। कांग्रेस और झारखंड पार्टी ये दोनों में ही तुलना होती थी। जयपाल सिंह के समय एक बड़ी घटना घटी थी, 1946 में एक इलेक्शन हुआ था। ये चुनाव के पहले, 52 के चुनाव के पहले भी है ना इलेक्शन होता है। तो उसमें जयपाल सिंह को हराने के लिए एक अलग टीम बनी थी, तो कांग्रेस, तो दोनों राइवल थे। कांग्रेस को मालूम था कि जयपाल सिंह जब तक रहेंगे, झारखंड पार्टी रहेगी, हमारा भला नहीं होगा। इसीलिए बहुत तरीके से झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय 1963 में हो गया था। उसके बाद भी झारखंड पार्टी को एनी होरो ने, सब लोगों ने जिंदा रखा, देवेंद्र मांझी, एनी होरो, बाबू सुमरे ने जिंदा रखा। तो कांग्रेस वहां से अपना चलते लगी। लेकिन कांग्रेस का जनाधार धीरे धीरे कम हुआ, वो फिर चलता है। लेकिन आप देखें कि 90 के बाद, 90 में पहली बार इधर लालू यादव बने, बिहार में बने, बिहार की सत्ता है। कांग्रेस के जो लीडर लोग थे हैं वो संगठन पर बहुत ध्यान नहीं दिए। फिर कांग्रेस यहाँ पे पीछे की पार्टी बनती गई, पीछे की पार्टी, आप सहयोग करेंगे हैं, और रोल भी रहा है। अंतिम समय में झारखंड बनाने के लिए कांग्रेस के लोगों ने काफी सहयोग किया है। अंतिम समय में जब विधेयक को पारित करना था 98, 99, 2000 उस समय का दौर रहा, उन्होंने किया है। लेकिन वो नया वर्ग कांग्रेस जो है नहीं चला सकी। लेकिन कांग्रेस का जना था, हर गांव में रहा था, तो कांग्रेस वहां से थी। राज्य बनने के बाद कांग्रेस पिछड़ती चली गई, संगठन पर ध्यान नहीं दिया गया है, ये बड़ा कारण था है। तब तक भाजपा का उदय हो गया, बीजेपी बड़ी ताकत के रूप में उभरी और झारखंड पार्टी कमजोर हुई और जेएमएम स्ट्रांग हुआ। तो फिर पूरा फोकस हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की ओर है, कांग्रेस किनारे होती गई। लेकिन बाद के दिनों में देखिए, जब कांग्रेस खेल तो खेलती है, उसके भाई उसके जो भी दिग्गज लोग रहे हैं, उसके पास अच्छे नेता भी रहे हैं, कांग्रेस के पास है। अब यहाँ देखेंगे आप है कि कार्तिक उरांव से लेकर सब कुछ तो कौन कांग्रेस के लोग रहे हैं। फिर साउथ बिहार में जो था उस समय राज्य बनने के बाद। लेकिन जैसे जब मधु कोड़ा बने मुख्यमंत्री, कांग्रेस का ही रोल रहा उसमें। कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से कई मौके पे सरकार का हिस्सा, राजनीति को हिलाती रही। लेकिन इधर हाल के दिनों में चला पता और एक गठबंधन की राजनीति हुई। तो कांग्रेस अकेले बल पर आज भी उस स्थिति में नहीं है कि झारखंड में सरकार वो बना सके, क्योंकि सेंटर पर काम नहीं हुआ है। अब हाल के दिनों में धीरे धीरे कांग्रेस है अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रही है कि हम अब 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर की पार्टी बनकर नहीं रहेंगे। अच्छा। और वो काम अब प्रयास करिए। उसी क्रम में देखेंगे कि कांग्रेस झारखंड में अपने एजेंडे को भी लागू करने का प्रयास कर रही है और वो सरकार पर दबाव बना रही है। इस बात को हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों को बेहतर तरीके से ये जानकारी है। अच्छा। दोनों के एजेंडे अलग अलग होते हैं। एक, चूंकि सरकार गठबंधन की सबको लेकर चलना होता है, इसीलिए
अभी चल रहा है। तो कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस अब अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। कांग्रेस की स्थिति ये है। इसी कारण से महतो वोट को करने के लिए उन्होंने पकड़ा। तो हर तरीके से प्रयास हो रहा है, लेकिन आसान काम नहीं है। संगठन को अभी इनको बहुत समय लगेगा। ठीक है। लगेगा। आपने कहा कि एजेंडा लाने की कोशिश करती है कांग्रेस। क्या एजेंडा है झारखंड में कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस के एजेंडे एक दो नहीं होते हैं, उनके अपने अपने इश्यूज होते हैं, माना जाता है। कई इनके अपने हैं। कांग्रेस को देखना है कि उसको पता होता है कि ट्राइबल्स सीट पर हमको कहाँ तक हमको मिलता है, कहाँ तक नहीं मिलता है, उस पर बढ़े। लेकिन कांग्रेस के एजेंडे में एक चीज रहता है कि नॉन ट्राइबल्स वोटर्स, नॉन ट्राइबल्स, खास तौर पे अपर कास्ट के वोटर जो नाराज होते हैं भाजपा से, वो कहाँ जाएंगे है। तो ऑप्शन होता है। तो कांग्रेस की नीति में हमेशा रहती है कि उसको हम नहीं छोड़ेंगे। वो कभी, भले आज भाजपा के साथ रहे, अपर कास्ट ऐसा कुछ रहा है, तो कांग्रेस की नजर वहां भी रहती है। तो कांग्रेस ने इस बार तो रिजर्व सीटों पर भी उसको सीटें मिली है। कांग्रेस ने पिछले 2 चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अकेले नहीं। यह संकट है। कांग्रेस जिस दिन अपने बल पर किसी इलेक्शन में अपने बल पर, अपने वोट बैंक के आधार पर वो 15-20 सीट निकाल ले अकेले, तो समझिए कि उसका फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। तो एक वर्ग जो जेएमएम को के पास, जेएमएम से दूर है, और जो भाजपा से भी किसी कारण से नाराज है, वो कहां जाएगा? उस पर पकड़ रही है कांग्रेस की रही है, उनके अपने बनाने की कोशिश करते हैं। और इसी कारण से कांग्रेस अपनी नीतियों में बहुत तरीके से अपना काम वो कर रही है। कई पर है 32 का खतियान हो तो उसके हिसाब से चलता है। तो हर कोई को पता होता है कि कहां किस इशू पर कितने दूर तक हमको जाना है। इन 4 महाशक्तियों को अगर देख लें, जेएमएम को देख लें, कांग्रेस को देख लें जो एक साथ गठबंधन की सरकार में है, मुख्य अपोजिशन में जो पार्टी है उसको हम देख लेते हैं भारतीय जनता पार्टी। आजसू को भी साथ में मानना चाहिए क्योंकि साथ में चुनाव लड़े थे। इसके अतिरिक्त एक नया उभार देखते हैं हम जयराम महतो का, जो अपना वोट पॉलिटिक्स को करते हैं और वो जीते भी हुए हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त तो कोई राजनीतिक आवाज झारखंड में दिखाई नहीं देती। नहीं, अब नहीं है। यही है। प्रमुख दल जो है वो तो है ही है। सारा खेला होता है कि आप अपने वोट बैंक को कितना सुरक्षित रखते हैं, एक है, और उसमें जो नाराजगी होती है उसको कौन इनकैश करा सकता है। इनकैश। अब देखिए कि महतो की नाराजगी का एक कारण बताते हैं। अभी हम हाल में कहीं पर हम अखबार को देख रहे हैं, तो ये कहा गया था किसी बीजेपी के एक बड़े नेता ने इलेक्शन में यहां पर आके वादा किया, इलेक्शन के पहले है, कि बहुत जल्द केंद्र सरकार जो है, केंद्र कैबिनेट का पुनर्गठन होगा और उसमें एक किसी महतो को स्थान मिलेगा। बीजेपी के कई शीर्ष नेता चले गए थे शैलेंद्र महतो के घर। शैलेंद्र महतो 2 बार के एमपी जेएमएम से, और उनकी पत्नी आहू महतो 2 बार की एमपी बीजेपी से, उनके घर गए। तो एक माहौल बना कि महतो उनका अपना है, तो उस एरिया में उनकी पकड़ ही है, वहां जाकर वादा किया गया। लेकिन टिकट देने की बात हुई तो फिर उनको टिकट, आभा महतो को टिकट नहीं मिला बारागुड़ा से। तो एक नाराजगी वहां से। एमपी का जब के बारे में बात की है तो वहां से विद्युत महतो तीसरी बार जीते हैं सर, तीसरी बार जीते हैं। तो महतो में एक ये हो गए विद्युत महतो। और अगर आप देखेंगे एनडीए में देखेंगे हैं आजसू के एमपी चंद्रप्रकाश चौधरी है, तो 2 बच गए। तो जब संकेत आया कि एक मंत्री बनाएंगे तो यही 2 में से कोई बनते, बनाया किसको गया? किसी को नहीं। तो कहीं ना कहीं तो लगा महतो समुदाय को कि बीजेपी के इतने वरिष्ठ नेता भी जाकर वादा करते हैं, न इधर टिकट मिलता है और न उधर कैबिनेट में जाते हैं, तो भरोसा टूटा, भरोसा हिलता है। तो ये अब कहां जाए वो है। तो उसको बीजेपी अपने में। अब देखिए एक जगन्नाथ महतो, इनका निधन हो गया है। उस दौर में वो जेएमएम से रहे हैं। जब वो संकट में थे तो उनके लिए हेमंत सोरेन जी और सरकार ने क्या नहीं किया, लगातार लगे एकदम यहां से वहां तक। तो एक तो मैसेज गया ना कि हमारे समाज के जो लीडर होते हैं उनको बचाने के लिए हेमंत सोरेन जी ने पूरी ताकत झोंक दी, पूरी ताकत, वो सम्मान। उनकी पत्नी को फिर टिकट दिया है, तो वहां तो कर ले रहे हैं, जेएमएम तो कर लिया, बीजेपी नहीं कर पाई। तो दूरी तो बनेगी बीजेपी से महतो की। ये कारण रहा भाजपा से महतो की दूरी होने का भी, और उसको वो पक्ष में गया, जेएमएम के पक्ष में गया। राइट। ये सब कारण है। झारखंड की पॉलिटिक्स हम चर्चा कर रहे थे और बड़ा ही विस्तार से पुरानी बातों को रखते हुए आज की मौजूदा स्थिति के बारे में मनोज कुमार सिन्हा जी ने हमें बहुत
क्लैरिटी उसमें दी। काफी कुछ जो कोई ये वीडियो देखेगा उसको झारखंड की राजनीति क्या है उसके बारे में समझ आएगा। एक छोटा विषय जोड़ करके इस बात को खत्म करेंगे। एक खूबसूरती दिखाई देती है झारखंड की पॉलिटिक्स में। उस खूबसूरती का नाम है कि अगर गुरुजी यानी कि शिबू सोरेन बीमार होते हैं और दिल्ली में गंगाराम में भर्ती होते हैं तो वहाँ पे अन्य पार्टियों के नेता भी दिखाई देते हैं। और अभी हाल ही में जब कड़िया मुंडा जी की तबीयत बिगड़ती है तो वहाँ हेमंत सोरेन दिखाई देते हैं। तो झारखंड की राजनीति में एक दूसरे को काट खाने की पॉलिटिक्स या एक दूसरे का चरित्र हनन करने की पॉलिटिक्स नहीं दिखाई देती है। यहाँ राजनीतिक लड़ाइयाँ होती हैं, विचारों की लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन जब कभी भी निजी जीवन की बात होती है तो नजर आता है कि सब लोग एक साथ हैं। इसके बारे में एक बार आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या खास बात है झारखंड में ऐसा और यहाँ की राजनीति में? ये झारखंड के लोगों के डीएनए में है, डीएनए में है। बहुत सरल लोग, जो यहां है वही जुबान पर है। यही खूबसूरती है झारखंड की, है ना। पॉलिटिक्स अपनी जगह पर, बोलना है कि एक ही जगह पर उल्टा पलटा बोलना, डांटना बोलना सब कुछ हुआ, लेकिन मन में लेकर नहीं जाएंगे। अच्छा। बाकी स्टेट में बिना नाम लिए बहता है कि नाप लिए आपको तो नाप लिए, किसी से मत कर सकते हैं। झारखंड में वो नहीं है। नहीं, हमने एक उदाहरण साथ हमने हाँ, आपने उदाहरण दिया आपने। हमने तो विधानसभा में पिता पर, चाचा पर और किस तरह के कमेंट्स हमने सटे हुए राज्य में देखे ही हैं। हाँ, अब देखिए है कि ये आज की बात नहीं है ये अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बनते हैं और जाते हैं शिबू सोरेन के घर और वहां पैर छूकर प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर आते हैं। वो सम्मान, ठीक है। अब आप चले जाए हैं रघुवर दास, उनको बोलते थे कि ये तो गुरुजी ने कहा था कि ये तो हमारा बड़ा बेटा जी, हमारा बड़ा बेटा के तौर पर इसको हम मानते हैं। तो ये स्नेह प्यार दोनों दो पार्टी में कोई मतलब नहीं है। कब अर्जुन मुंडा जी तो साथ में रहे भी हैं, जेएमएम के साथ है, लेकिन रघुवर दास जी तो कभी रहे भी नहीं है। लेकिन वही सम्मान दोनों ओर से, एक तरफा से नहीं होता है। उसी तरीके से जब गुरुजी के भाई का डेथ हो जाता है गांव में, तो चले जाते हैं नेमरा यहां से मुख्यमंत्री रहते हुए रघुवर दास जी, और वहां जाकर घर में रहते हैं। कड़िया मुंडा जी बीमार पड़ते हैं, हेमंत सोरेन जी जाते हैं अस्पताल में, जाकर उनको देखते हैं। तो आप समझते हैं ना, वो अलग है जो स्नेह है कि आप इसी माटी के हैं, आप हमारे गार्जियन हैं या आप हमारे प्रिय हैं। हमारे अगर गुरुजी किसी को देते स्नेह है तो उनके स्नेह हुए है, और ये हो जाते तो आप हमारे अभिभावक हैं। यही ये एक दो नहीं, ये अनेक घटनाओं में आप देखेंगे तो झारखंड में यही इसकी खूबसूरती रही है, और वो दिखा भी है। देश के सारे दल के लोग जा रहे हैं और गुरुजी के स्वस्थ होने की कामना की, वहां जाते हैं, मिलते हैं। और अकेला नहीं, हेमंत सोरेन भी जब आते हैं यहां पर हैं, और अगर कड़िया मुंडा जी बीमार हैं तो जाकर देख रेख करना। कितने स्टेट होंगे जहां पे कोई प्लेयर, खिलाड़ी अगर बीमार हो गया हो, किसी में है, तो उनको देखने के लिए मुख्यमंत्री एक बार नहीं कई बार जा रहे हैं, कहते हैं। अभी विमल अकला जी को देखने के लिए कल गए हैं। तो क्या चीज है ये बताना कि आप, पद अलग है हमारा, आप हमारे अपने हैं। और उनके जाने से दो चीज जाता है, एक मैसेज आता है कि जो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जो डॉक्टर लगे हुए हैं वो और एनर्जी से लगेंगे कि नहीं भाई इन पर तो खुद निगाह है, सीएम की है, सरकार की है, वो होता है। दूसरा, हमारा आपके प्रति बहुत ही रिगार्ड है, आदर है। तो इन कारणों से झारखंड की एक अलग पहचान है देश में, चाहे कोई किसी भी दल में हो। क्या खास बात बताई आपने अनुसुईया। उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार जो झारखंड की राजनीति है उस पर जो चर्चा हमने की, और साथ साथ में हमने चर्चा यह भी लास्ट में यह भी जोड़ी कि किस तरह से डीलिंग है, पब्लिक डीलिंग है। इस पूरे पॉडकास्ट को जब आप कभी सुनेंगे तो आप झारखंड के न सिर्फ राजनीतिक हालचाल को जानेंगे, बल्कि यहाँ के लोगों के सोचने समझने का जो सलीका है कि किस तरह से वो अपने लिए सोचते हैं, किस तरह से वो दूसरों के लिए सोचते हैं, इसके बारे में भी एक क्लियर पिक्चर आप लेकर के सामने आ पाएंगे। देश की राष्ट्रपति एक ट्राइबल समुदाय से आती हैं। आने वाले दिनों में विश्व आदिवासी दिवस आने वाला है, उस पर भी प्रभात खबर एक खास प्रोग्राम लेकर के आएगा। तब तक आप बने रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।